जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज से मैं डेली आप लोगों को साइंस का 20 क्वेश्चन दूंगा, जो कि ग्रुप डी में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होगी। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन हम। किसी परमाणु के कक्ष में अधिकतम समायोजित इलेक्ट्रॉन, ये 1e0 लिखा हुआ है, -1e0, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? मतलब कहने का मतलब यह है क्वेश्चन में कि किसी जो कोई परमाणु होगा उसके एक कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है 2n, 2n पे पावर -1 है, 2n स्क्वायर है, 2n पे पावर -2 है। तो इसको हम लोग समझते हैं n क्या है। n ये दर्शाता है कि कितने नंबर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन हमको पता करना है कि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसको हम लोग पता करते हैं। इसको जो पता करने का फार्मूला होता है वो होता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर में हम लोग जब n का मान 1, 2, 3, 4, 5 रखते हुए चले जाएंगे तो उससे ये पता चलेगा हम लोगों को कि एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। जैसे देखिए, जब हम n का मान 1 रखेंगे, तो जब हम n बराबर 1 रख रहे हैं उस कंडीशन में 2n स्क्वायर, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 2 और 1 के पावर 2। यानी कि पहली कक्षा में 1 के घात 2 करेंगे तो 2 ही आएगा, और 1 के घाते जब हम 2 करेंगे तो 1 होगा, 1 के घाते कुछ भी होगा तो उसका मतलब 1 होता है, और उसमें जब हम 2 का गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कि जो पहली कक्षा होगी उसमें हम लोग अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम लोग आगे देखेंगे, n का मान जब हम लोग 1 न रख के 2 रखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा, और 4 में 2 का गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा। यानी कि दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से n का मान 1, 2, 3, 4, 5 रख के हम लोग निकाल लेंगे कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है। जैसे हम लोग नाम सुने होंगे आप लोग कि रेडियो एक्टिव कीड़े निकलते हैं, रेडियो एक्टिव। तो ये जो रेडियो एक्टिव होती है उसका इकाई क्या होता है? ऑप्शन में है क्यूरी, बेकुरल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्यूरी। आंसर नंबर 1 सही है, और इस वाले का 2n स्क्वायर सही है। क्योंकि हमारे पास बोर्ड इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन का ऑप्शन दे पाएंगे। इस वजह से हम कुछ क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को देने की कोशिश किए हैं, और चूँकि हमको इसी बोर्ड पे 20 क्वेश्चन लिखना है तो मेरे पास जगह नहीं बच पा रहा है। आप लोग ये देख सकते हैं। इस वजह से मैं सारे क्वेश्चन में ऑप्शन लेके नहीं आया। उसका आंसर मैं आप लोगों को खुद बताऊँगा। उसके बाद कह रहा है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है। अगर हमें पृथ्वी की आयु निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे? किसी पौधे की आयु निकालना है तो किससे निकालेंगे? किसी चट्टान की उम्र ज्ञात करना है तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करने के लिए अलग अलग मेथड का यूज किया जाता है। इसी प्रकार से पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग यूरेनियम डेटिंग का यूज करते हैं। किसी पेड़ पौधे की, जीव जंतु की आयु हमें ज्ञात करनी होती है तो कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि विकृति का मात्रक क्या होता है। तो विकृति एक ऐसी राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि विकृति होता है कि यदि किसी मान लीजिए कि ये मेरे पास मार्कर ही है, और यदि हम इसमें विकृति करेंगे तो इसको हम तोड़ेंगे फोड़ेंगे कुछ भी करेंगे तो इसके लंबाई में या चौड़ाई में कमी होती है। यदि इसके लंबाई में या चौड़ाई में कमी या फिर वृद्धि होती है तो ओरिजिनल लंबाई और जो लंबाई में वृद्धि हो रही है उसको और ओरिजिनल लंबाई से हम लोग भाग दे देते हैं। तो जैसे ऊपर भी देखिए लंबाई का मात्रक मीटर ही हो रहा है, और फिर हम लोग लंबाई से ही भाग दे रहे हैं तो उसका मात्रक मीटर ही होगा, मीटर से मीटर कट जाएगा। तो विकृति की कोई भी राशि यानी मात्रक नहीं होती है। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि
प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है। आप लोग विकृति का मात्रक समझ गए होंगे। विकृति का मतलब होता है कि लंबाई में परिवर्तन, लिख दे रहे हैं, यहाँ लिखते हैं लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई। वास्तविक लंबाई, अब देखिए लंबाई है तो इसका भी मात्रक मीटर ही होगा, और ये भी लंबाई है तो इसका भी मात्रक मीटर ही होगा। मीटर से मीटर कट जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। तो यानी कि विकृति की कोई मात्रक नहीं होती है और इसका ना ही कोई बीमा होगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है। तो प्रोटॉन एक धनावेशित कण है और इस पे आवेश जो होता है वो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन पे आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और सेम इतना भी आवेश इलेक्ट्रॉन पे भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने प्लस लिखा हुआ है वो प्लस ना होके और माइनस हो जाता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश। यानी इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। फिर हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन तत्वों के बाह्य कोश में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं। यानी कि कैसे तत्व होते हैं। धातु, ऑप्शन दे रखा है धातु, अधातु, उपधातु और इनमें से कोई नहीं। तो कौन से तत्व ऐसे होते हैं जिनके बाहरी कक्षा में केवल 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। जो शुरुआती की पहले 2 कॉलम होती है उसमें S ब्लॉक होता है, और लास्ट का जो 6 कॉलम होता है उसमें P ब्लॉक होता है, और बीच में जो होता है उसमें D ब्लॉक होता है, और यह ब्लॉक के तत्वों को नीचे रखा गया है। तो जो S ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके बाह्य कक्षा में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और P ब्लॉक में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन, 3 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन तक उनके बाह्य कक्षा में मिलते हैं। तो जो धातुएं होती हैं वो 1, 2, 3, यानी कि उनके बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन तक होता है धातुओं के। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए सही है। उसके बाद से बात करें प्रतिबल का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिबल जो होता है इसकी परिभाषा होती है एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल का जो मात्रक होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद से बात कर रहे हैं समस्थानिक और संभारिक क्या होते हैं। तो समस्थानिक और संभारिक, समस्थानिक मतलब ऐसे तत्व जिनका स्थान एक समान हो, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, समस्थानिक। समस्थानिक वे तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक एक बराबर होता है और परमाणु भार अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम। फिर उसी प्रकार से कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। आगे हम लोग बात करें संभारिक क्या होता है। तो संभारिक ऐसे तत्व होते हैं जिनका परमाणु भार एक बराबर होता है लेकिन परमाणु क्रमांक उनका अलग अलग होता है, उन्हें संभारिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन जो मात्रक होता है
वो होता है ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो ल्यूमेन होता है, यानी कि ल्यूमेन फ्लक्स, फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन। फिर आगे ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और ऊर्जा का एक और मात्रक होता है जिसे अर्ग भी कहा जाता है। इसके बाद पास्कल किसका मात्रक होता है, तो पास्कल दाब का मात्रक होता है, और दाब का एक मात्रक और होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जब हम लोग बहुत ज़्यादा दाब मापना होता है तो उसे पास्कल में मापा जाता है। पास्कल दाब की एक बड़ी इकाई है। उसके बाद किसी तारे की दूरी मापी कैसे जाती है, दूरी मापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम लोग मीटर के नाम से जानते हैं, लेकिन मीटर से हम लोग बहुत बड़ी दूरी को नहीं, जैसे खगोलीय दूरी जो होती है उसको मीटर में नहीं मापा जा सकता है। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। प्रकाश वर्ष भी दूरी का ही एक मात्रक है। उसके बाद ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता जो होती है वो कैंडेला का मात्रक ज्योति तीव्रता होती है। सेरियोलॉजी, जितने में लॉजी करके आता है वो अधिकतर किसी चीज़ के अध्ययन से रिलेटेड होता है, जैसे ऑस्टियोलॉजी हो गया, सेरियोलॉजी हो गया, एंटेमोलॉजी हो गया। ये सब जो होते हैं वो किसी न किसी जीव जंतु या विशेष के अध्ययन के लिए ये लॉजी का टर्म यूज किया जाता है बायोलॉजी में। तो जो सेरियोलॉजी है, सेरियो से आपको थोड़ा बहुत सांप की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसमें जो सरीसृप वर्ग के जंतु होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है सेरियोलॉजी में। फिर सेरीकल्चर, कल्चर जहाँ पे आता है इसका मतलब बायोलॉजी का एक टर्म है कल्चर, जैसे सेरीकल्चर, वर्मी कल्चर, वीटी कल्चर, ये सब जो आती है वो खेती से रिलेटेड होता है। तो सेरीकल्चर में क्या होता है कि जो रेशम के कीट होते हैं उनका पालन सेरीकल्चर में किया जाता है। फिर जीडीपी का विस्तार, मतलब जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई देश हम बना रहे हैं, ये किसी देश की पूरी सीमा रेखा है, इसके अंदर एक साल में जितना भी प्रोडक्शन होगा, चाहे वो इस देश, मान लीजिए भारत है, चाहे वो भारतीय कंपनी के द्वारा प्रोडक्शन हो या फिर विदेशी कंपनी के द्वारा प्रोडक्शन हो, जितना भी प्रोडक्शन होगा इस क्षेत्र में रह के वो सारा का सारा जीडीपी कहलाएगा, एक साल की जीडीपी कहलाती है। तो जीडीपी का पूरा नाम जी फॉर ग्रॉस, डी मतलब डोमेस्टिक, पी मतलब प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। पादप विज्ञान, पादप विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर पौधों का अध्ययन किया जाता है। फिर पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जो पक्षियों का अध्ययन होता है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। फिर उसके बाद जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है, तो जंतु विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो जिंदा या फिर मर गए हुए जीवों का अध्ययन करता है, जंतु विज्ञान। तो इस प्रकार से हम आप लोगों को 20 क्वेश्चन डेली देते रहेंगे, और आप लोग चैनल पे लगातार बने रहें और सपोर्ट करें ताकि चैनल थोड़ा और ज़्यादा ग्रो करे। और जो मेरे पास संसाधन की कमी है उसकी मैं धीरे धीरे उसे मैं जुटाऊँगा और अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों के पास पहुँचाने का प्रयास करूँगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।